अगर हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करके आगे चलते हैं तो वी टॉक्ड अबाउट एरर डिटेक्शन कोड्स। उसके लिए हमने कहा कि हमारा पहला एक एरर डिटेक्शन कोड जो हो सकता है दैट कुड बी आवर इंटरनेट चेकसम। ये इंटरनेट चेकसम की एक एग्जांपल है। ये एक एक्चुअल आईपी हेडर है जो वायरशार को यूज करके कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, इसी की डिस्कशन में हमने यहाँ पे देखा था इसको इस आईपी हेडर के ऊपर मैप करने के बाद भी कि अगर मैं इन 20 बाइट्स को यहाँ पे मैप करता हूँ तो वी कुड एक्चुअली परसीव कि हमारे पास जो है बाइट नंबर 11 और बाइट नंबर 12 जो है दैट शुड बी आवर चेकसम। अब ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी डेटा की, तो दैट एक्चुअली मींस कि ये 2 बाइट्स हैं, ये भी 2 बाइट्स हैं। बाइट नंबर 11 और बाइट नंबर 10 इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ये वाली हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और पैकेट मैंने आपको आगे दिखाया कि ये एक और हेडर है जिसको कैप्चर कर रखा है। असल में पिछले हेडर में चेकसम जो था वो ठीक नहीं था। यहाँ पे हमने देखा एक और हेडर कैप्चर कर रखा है। अब हमने खुद से चेकसम कंप्यूट करके देखा कि चेकसम सही आया है, तो B1E6 वाज आवर एक्चुअल चेकसम। बाकी तो हम डेटा जो है उसके लिए हमने यहाँ पे 16 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना शुरू कर दी। B1E6 की जगह पे हमने तमाम जीरोस रख दिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि चेकसम इज द प्लेस जहां आप जीरोस रखते हैं। बाकी डेटा पे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, कोई भी मैथमेटिकल हैश अप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको यहाँ पे डेटा की जगह पे इन जीरोस की जगह पे रखते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं। तो B1E6 की जगह हमने जीरोस रखे। इसके बाद रूल सिंपल था, मुझे ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करूंगा, एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में तीसरी टर्म को ऐड कर दूंगा एंड आई विल कंटिन्यू एडिंग दीज नंबर्स। ये वही एग्जांपल आपको एक सॉल्व करके दिखाई हुई है। आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट 2 नंबर्स, उनको जब ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। इसी रिजल्ट में मैंने इफ आई कैन राइट समथिंग ऑन इट, इसी रिजल्ट को मैंने यहां रखा एंड आई यूज द थर्ड नंबर IC46 फ्रॉम दिस एग्जांपल। इसको मैंने इधर रखा, दोबारा जब एडिशन किया तो एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मेरे पास यहां आ गया। नेक्स्ट नंबर 4000 जो है मैंने उसको लिया उसको मैंने यहां रखा। आई कंटिन्यूड विद दिस प्रोसेस। एक टाइम आया जब मेरे पास एक कैरी आ गई, यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट था वो एक 17 बिट नंबर आ गया, यहाँ पे एक एडिशनल कैरी बिट आ चुकी थी। रूल वाज सिंपल, मैं इस कैरी बिट को उठाऊंगा और दोबारा इसी नंबर में ऐड कर दूंगा। तो आई एडिड दिस कैरी बिट टू दिस नंबर, तो ये जो लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 था ये 1 हो गया। अब दोबारा इस नंबर में मैंने जो नेक्स्ट वैल्यू थी अपने डेटा में से उसको ऐड किया। आई कंटिन्यूड विद द प्रोसेस। यहां पे मेरे पास दोबारा से एक 17 बिट नंबर आ गया। रूल फिर वही होगा, ये जो कैरी है मेरी इसको मैं दोबारा इसी नंबर में ऐड कर दूंगा टू टर्न इट इनटू दिस नंबर। इवेंचुअली मेरा जो आखिरी नंबर मेरे पास आता है वो ये आ जाता है। इस नंबर को मैंने यहां लिखा। अब चेकसम बनाने के लिए मुझे सिंपली इस रिजल्ट का एक वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है, जीरोस को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है। जब मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास ये चेकसम में वैल्यू आ गई। नाउ इफ आई वांट टू सी कि मेरा चेकसम जो रिसीव्ड पैकेट का है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इट वाज सिंपल, मुझे ये हेक्साडेसिमल नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है। ये जो है दिस इज B, दिस इज 1, दिस इज E, दिस इज 6। तो ये वही चेकसम है जो मेरे रिसीव पैकेट में आया था। सो मेरा जो पैकेट है वो करेक्टली रिसीव हुआ है। आपने एक चीज देखी होगी, चेकसम निस्बतन आसान है टू कंप्यूट, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। मैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा कंप्यूटेशंस यूज किए बगैर जस्ट बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स, अगर मैं कुछ बिट्स को फ्लिप करता हूं, मे बी इस 6 को मैं 8 कर देता हूं, 0 को मैं 2 कर देता हूं, 1-2 बिट्स को मैं कुछ बिट्स को यहाँ पे फ्लिप करता हूं ना,
तो आई कैन कम अपॉन एन अदर स्ट्रिंग जिसका चेक सम, जिसका रिजल्ट दोबारा यही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बाइनरी एडिशंस मैंने परफॉर्म किए हैं, इस डेटा में थोड़ी सी चेंज जो है, इट कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू नंबर जिसका दोबारा से चेकसम वैसा ही आ रहा होगा। मैथमेटिकली कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं है। तो चेकसम एक आसान, एक सिंपलर चेक है, इसको कंप्यूट करना आसान है। यूजुअली आपकी जो ये एडिशंस हैं ये एट टाइम्स इंस्ट्रक्शन में भी अवेलेबल होती हैं, तो बहुत कम सीपीयू साइकिल्स के साथ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम्प्रीहेंसिव एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। वी कैन नॉट गारंटी अगर किसी पैकेट का चेकसम पास भी हो गया है कि वो पैकेट करेक्ट है, ऑल्दो ज्यादातर अगर चेकसम पास हो रहा है तो पैकेट करेक्ट ही होता है। लेकिन ओवर लॉसी लिंक्स, आपके खासकर ये वायरलेस रेडियोस जो हैं, जो HF VHF वगैरह, उन पे एट टाइम्स आपकी ट्रांसमिशन में पैकेट लॉस रेशियोज जो हैं, दे इवन राइज अप टू 40% 50%। तो इतनी ज्यादा जहाँ पे पैकेट लॉस रेशियोज आ रही हैं, बाय लॉस रेशियो नाउ आई मीन कि पैकेट का जो है चेकसम फेल हो रहा है, ये पैकेट में बिट्स एक्चुअली फ्लिप हो रही हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा जब आपकी पैकेट के अंदर एरर रेशियो आनी शुरू हो जाएगी तो आपके चेकसम्स फ्रीक्वेंटली फेल होना शुरू हो जाएंगे। नाउ वी टॉक some relatively stronger error detection mechanism. ये भी निस्बतन एक छोटा मैकेनिज्म है। Ethernet और Wi-Fi जो हैं, they use cyclic redundancy check. लेकिन चेकसम से थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच है। रूल सिंपल है, मेरे पास कोई D बिट्स ऑफ डेटा था जो मैंने ट्रांसमिट करना था। What I want is कि ये डेटा रिसीवर को जब मिले तो रिसीवर शुड बी एबल टू टेल कि अगर डेटा में कुछ बिट्स चेंज हुई हैं या कुछ और हुआ है। तो चेकसम में हम एडिशंस पे जाते थे, अब हम डिवीजन पे जाएंगे। ये D बिट्स ऑफ डेटा हैं जो मैंने ट्रांसमिट करनी है। मैंने एक R/1 बिट पैटर्न लिया है जिसको मैं कहता हूँ ये मेरा जनरेटर है, ये मेरा पैटर्न है, या मेरा डिवाइडर है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको लिटरेचर में मुख्तलिफ टर्म्स मिलेंगी। तो मैंने एक R+1 बिट पैटर्न लिया जिसको मैंने कहा ये मेरा एक जनरेटर है। रूल सिंपल है, अगर मैं इस D को डिवाइड करूंगा इन R+1 बिट्स से, तो जो रिमाइंडर होगा वो एटमोस्ट R बिट्स लॉन्गर होगा। तो वो जो R बिट्स हैं वही मैं ढूंढना चाह रहा हूं। असल में मैं करूंगा ये कि मैं इस डेटा के आगे आखिर पे ये R बिट्स को अटैच कर दूंगा। लेट्स से R+1 जो था दैट वाज 6 बिट्स लॉन्गर, तो R जो होगा वो 5 रह जाएगा। अब मैं 10 बिट्स डेटा अगर ट्रांसमिट कर रहा हूं और R 5 बिट लॉन्गर है, तो मैं 15 बिट्स एक्चुअली ट्रांसमिट करूंगा, जिनमें से 5 बिट्स जो होंगी मेरे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की होंगी। सो दैट एक्चुअली टेल्स मी कि मेरा CRC जो है दैट इज आल्सो कंट्रोलेबल। ईथरनेट में, वाईफाई में एज अ स्टैंडर्ड वी यूज इट एज अ 32 बिट CRC। लेकिन इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं किस साइज का CRC यूज करना चाह रहा हूं अपने डेटा के लिए, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं 16 बिट CRC बना सकता हूं। ऑल आई नीड टू डू इज कि मैं उस तरह का एक पैटर्न लूं जो उस साइज पे हो। पैटर्न ऑब्वियसली शुड बी शेयर्ड अमंग योर रेडियोस। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एटलीस्ट उन रेडियोस की हद तक। एवरी कम्युनिकेशन, एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड शुड नो के पैटर्न क्या है, ताकि वो रिसीव्ड पैकेट को सिंपली उस पैटर्न से डिवाइड करता जाए, ठीक है। अब रूल सिंपल हो गया, मैंने ये D बिट्स को डिवाइड किया था R+1 बिट पैटर्न से, रिमाइंडर आया R, मैंने रिमाइंडर को यहां पे रख दिया। असल में मैंने एक थोड़ी सी चेंज की थी, मैंने D को नहीं डिवाइड किया था, आई शिफ्टेड D टू द लेफ्ट बाय R बिट्स, यानी कि D के राइट साइड पे मैंने R नंबर ऑफ जीरोस ऐड किए, मैंने ये बना दिया डेटा को। अगर R जो है वो 4 बिट था तो मैंने D को लेफ्ट साइड पे 4 बिट शिफ्ट किया है। इन अदर वर्ड्स D के लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे, राइट हैंड साइड पे 4 जीरोस ऐड हो गए, ठीक है। अब मैं जब इस नंबर को डिवाइड करूंगा पैटर्न से तो कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर मैं वो रिमाइंडर यहां पे रख देता हूं इन प्लेस ऑफ दीज R बिट्स, तो ये नंबर जो होगा ट्रांसमिटेड ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा बाय द पैटर्न, बाय द जनरेटर। हमें यही करना है। ये मेरा डेटा था टू बी ट्रांसमिटेड, ये D बिट्स ऑफ डेटा था। मैंने अपने किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से आई डिसाइडेड अपॉन 10 बिट्स ऑफ CRC, मे बी 16 बिट ऑफ CRC, मे बी 4 बिट्स ऑफ CRC, मुझ पे डिपेंड करता है। मैंने R बिट्स चूज कर दी। आई विल शिफ्ट माय डेटा टू द लेफ्ट हैंड साइड बाय R नंबर ऑफ बिट्स, क्योंकि मेरा पैटर्न R+1 लॉन्गर है, रिमाइंडर R रह जाएगा, इसलिए मैंने R बिट्स शिफ्ट किया। इस पूरे पैकेट को मैं डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है, आई मल्टीप्लाइड D by 2 raised to power R, तो D को लेफ्ट शिफ्ट्स मिल गई, R नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट्स।
XOR किया मैंने रिमाइंडर के साथ, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स थी, जो ये वाली बिट्स थी, उनकी जगह पे मेरा CRC ऐड हो गया। अब ये नंबर जो ट्रांसमिटेड है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पैटर्न जनरेटर। एक और चीज जो हम CRC में परफॉर्म करते हैं वो मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक है। मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक रिलेटिवली फास्टर है क्योंकि हमने डिवीजन परफॉर्म करनी थी। असल में मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक जो है दैट इज जस्ट लाइक XOR, उसमें आप कैरीज नहीं लेते। मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, 1 0 1 होगा, 1 1 शुड बी 0, 1 कैरी आता था, मैं कैरी नहीं लूंगा, ठीक है, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 शुड बी 0, कैरी आएगी, मैं कैरी नहीं लूंगा। सिंपल XOR है। मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक में आपकी एडिशन या आपकी सब्ट्रैक्शन जो है उसका रिजल्ट सेम आएगा। सो इसलिए मैं साइंस में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड नहीं हूं, मुझे इन नंबर्स में इंटरेस्ट है कि ये आखिर पे मेरे पास रिमाइंडर में क्या आते हैं। तो जब भी मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है मैं सिंपली XOR परफॉर्म करूंगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उस पे आगे अगर मुझे कोई फर्दर डिवीजन चलानी होगी तो मैं वो परफॉर्म कर दूंगा। ये एक एग्जांपल है मेरे CRC की। I had these 10 bits of data to be transmitted. मेरा जो जनरेटर है या जो पैटर्न है दैट इज 6 बिट्स लॉन्गर। ये जनरेटर या ये पैटर्न है जिससे मैंने इस डेटा को डिवाइड करना है। तो दैट एक्चुअली टेल्स मी कि जो मेरा CRC होगा दैट शुड बी 10 बिट्स डेटा एक्चुअल जो था और उसके साथ 5 बिट्स जो हैं जो रिमाइंडर की हैं। तो CRC 5 बिट लॉन्गर होगा, डेटा 10 बिट लॉन्गर होगा, तो जो ट्रांसमिटेड पैकेट साइज होगा दैट शुड बी 15 बिट्स। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले हमने एक पढ़ा था कि जो भी डेटा होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं टू द लेफ्ट बाय r नंबर ऑफ बिट्स। अगर पैटर्न 6 बिट लॉन्गर है तो r शुड बी 5 बिट्स। तो जब मैंने इस डेटा को शिफ्ट किया तो मेरे पास ये 5 जीरोस आ गए हाईलाइटेड इन येलो, और ये एक्चुअल डेटा है हाईलाइटेड इन ब्लू। मैंने 15 बिट्स ली और इस जनरेटर से इनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होगा यहां आ जाएगा, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि ये मेरे CRC की कंप्यूटेशन में कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। मैं चाहूं तो आई कैन चूज टू इग्नोर इट। मैं इस रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूं। हमने डिवीजन शुरू की, तो ये मेरा डेटा था, मैंने यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 जो मेरा डिवाइडर पैटर्न था उसको रखा। XOR करना शुरू किया तो आई रिसीव 1 1 1 0 एंड 1। XOR के बाद मेरे पास ये नंबर्स आ गए, मैंने 1 बिट यहाँ से कैरी की तो फ्रॉम हियर मेरे पास नया नंबर ये आ गया। अगेन डिवाइडेड इट बाय द डिवाइडर पैटर्न। आई कंटिन्यूड विद द प्रोसेस जब तक कि मेरे पास ये नहीं आ जाता। अब जब मेरे पास ये आ चुका है तो मैं कहता हूं कि ये मेरा एक रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर को मैंने उठाना है और प्लेस कर देना है इन येलो बिट्स की जगह पे। तो रिमाइंडर की जो 5 बिट्स थी 0 1 1 0 दे विल बी प्लेस्ड इन दिस येलो बिट्स प्लेस। तो मेरा जो पैकेट होगा वो ट्रांसमिटेड, वो रेडी हो जाएगा। आई विल ट्रांसमिट दीज 15 बिट्स ऑफ डेटा टू द रिसीवर। एनी क्वेश्चन सो फार? जी सर, एनी क्वेश्चंस? अरे लास्ट पार्ट दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मेरा जो रिमाइंडर आया था इसके बारे में आप कह रहे हैं? यस सर। मेरा रिमाइंडर जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इन येलो बिट्स की जगह पे, यानी कि ये 5 जीरोस जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे विद 0 1 1 1 0। तो मेरे पास जो नया पैकेट बनेगा उसमें ये 10 बिट्स तो यही होंगी। इन 10 बिट्स के साथ आखिर में 0 1 1 1 0 ये 5 बिट्स पैड हो जाएंगी। ये 5 बिट्स जो थी दिस इज 1 एंड 0, ये 5 बिट्स जो थी ये रिमाइंडर की बिट्स थी जो इस डिवीजन से रिमाइंडर आया था। ये 10 बिट्स एक्चुअल डेटा था, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही ट्रांसमिट होगा। इसके साथ ये 5 बिट्स एडिशनल CRC की हैं। ये इस तरह हमने कंप्यूट की हैं कि ये 15 बिट्स जब इकट्ठी होती हैं
तो द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस डिवाइडर पैटर्न। सर ये क्वेरी थी आपकी? यस सर। ग्रेट। अभी इसी एग्जांपल को हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। लेट्स से सेंडर ने पैकेट ट्रांसमिट कर दिया है, ये 15 बिट पैकेट जिसके आखिर पे ये 01110 पैडेड है, ये पैकेट ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर को ये पैकेट रिसीव हो गया है। अब अगर आप गौर करेंगे वही पैकेट है जो लास्ट एग्जांपल में हमने ट्रांसमिट किया है। हम यूज कर रहे थे येलो बिट्स फॉर सीआरसी, तो ये वो 5 01110 जो येलो बिट्स हैं ये सीआरसी की हैं, एंड वी वर यूजिंग ब्लू बिट्स फॉर एक्चुअल डेटा। ये 10 बिट्स जो हैं ये वो एक्चुअल डेटा था जो हमें भेजा जाना था। तो ये 15 बिट्स रिसीव हुई हैं रिसीवर को। रिसीवर के लिए अब टास्क रिलेटिवली सिंपलर है। रिसीवर सिंपली इन 15 बिट्स को यहां पे रखता है। पैटर्न स्टैंडर्ड है, इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑब्वियसली। Receiver now starts dividing this received packet with the pattern. Receiver continued with the process 110101 यहाँ पे आएगा, XOR परफॉर्म होगा। अगेन ये कॉमन मिस्टेक है, ये कैरी नहीं है, ये XOR परफॉर्म हो रहा है। XOR परफॉर्म होगा, जो रिमाइंडर यहाँ आएगा उसमें यहाँ से ये 1 इधर आ जाएगा। ये प्रोसेस XOR का चलता रहेगा। हम क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं इफ वी वांट, क्योंकि हमारी कंप्यूटेशन में ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम इस रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हैं। ये डिवीजन जब पूरी होती है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, नाउ रिसीवर कैन बी वेरी श्योर, कि जो पैकेट रिसीव्ड है वो पैकेट करेक्ट है। एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ रिसीवर कैन एक्चुअली गेट टू यूज दिस डेटा। वो अपनी पहली 10 बिट्स डेटा की लेगा, उनको प्रोसेस कर लेगा। सीआरसी वाली बिट्स जो थी वो सिर्फ पैकेट की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए थी, वो वाली बिट्स सब इग्नोर कर दी जाएंगी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन सीआरसी एंड चेकसम, तो सीआरसी एक डिवीजन बेस्ड मैकेनिज्म है। उसमें अच्छी चीज ये है कि अब अगर रिसीव्ड पैकेट की कुछ बिट्स फ्लिप हो भी जाती हैं तो सीआरसी सिर्फ उसी वक्त फेल होगा जब ये नया फॉर्म्ड पैकेट जो है, ये पैकेट में आने वाली जो चेंज है, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय दिस पैटर्न। वरना बिट्स में कुछ भी फ्लिप होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी से मैं ये भी इन्फर कर सकता हूं कि सीआरसी जो है अपने साइज से छोटी तमाम एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। इफ आई एम यूजिंग अ 32 बिट सीआरसी, तो 32 बिट -1 बिट्स तक की हर चेंज को मैं प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ऑलवेज आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, इससे बड़ी चेंजेस को मैं ज्यादातर आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सीआरसी सिर्फ उस वक्त मिस कर देगा अपनी इस आइडेंटिफिकेशन को जब वो पैकेट में आने वाली चेंज जो होगी वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी बाय द सेम नंबर। ये काफी रेयर अकरेंस होती है क्योंकि हमारी ईथरनेट वाईफाई वगैरह में यूजुअली वी गेट टू यूज 32 बिट सीआरसी, जो कि एक रीजनेबल नंबर है। ऑब्वियसली जब हम लॉसी लिंक्स के ऊपर ज्यादा जाएंगे, ऐसी जगहों पे ज्यादा जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या वैसे सिग्नल्स की कोलिजन्स ज्यादा हैं, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे कि रिसीवर एरोनियसली किसी 1 को 0 समझ ले या किसी 0 को 1 समझ ले और डेटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सीआरसी विल वर्क। अगेन मैं अपनी अगर कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस डिसाइड कर रहा हूँ या अपना कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करना चाह रहा हूँ, I can always get to define my own cyclic redundancy check. मैं चाहूँ तो मैं 8 बिट सीआरसी बना दूँ, मैं चाहूँ तो मैं 10 बिट सीआरसी बना दूँ, वो मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस एग्जांपल में फॉर एवरी 10 बिट्स ऑफ डेटा हमने 5 बिट सीआरसी यूज किया है, जो रिलेटिवली काफी एक रीजनेबली लार्जर प्रोपोर्शन है। 50% ओवरहेड आ रहा है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है ना, हर पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए उसका हाफ ऑफ द पैकेट साइज जो है वो हम सीआरसी में वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली डिजायर्ड, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये बताने का कि पैकेट ठीक से रिसीव हुआ या नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करते हैं अपनी इस डिस्कशन को, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि चेकसम इज फास्टर, लेकिन चेकसम उतना बेहतर नहीं है एरर्स को डिटेक्ट करने में। सीआरसी रिलेटिवली कम एफिशिएंट है, लेकिन सीआरसी इज मोर स्ट्रॉन्गर इन आइडेंटिफाइंग पैकेट एरर्स। ठीक है, आपके पैकेट में वो किसी भी जगह पे आते हैं, एज लॉन्ग एज वो एरर्स जो है डिविजिबल नहीं है बाय द पैटर्न, तो आपका जो सीआरसी है वो
प्रिसाइजली इन एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। इसी सीआरसी को हम थोड़ा सा जेनेरिक टर्म में, हम इसी डेटा को जिस पे अभी तक डिस्कशन कर रहे थे, इसी डेटा को पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ये वही पैटर्न है मेरा। अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता तो ये x रेज टू पावर 9 है, x रेज टू पावर 8 नहीं है बिकॉज उसका ये जो है दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 0, x रेज टू पावर 7 हो जाएगा। ये 6, 5, 4 आर मल्टीप्लाइड बाय 0, सो ये नहीं होंगे, x रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस CRC था तो हमने 5 लेफ्ट शिफ्ट करनी थी, तो x रेज टू पावर 9 गॉट चेंज्ड इनटू x रेज टू पावर 14, वो मेरे पास यहाँ आ गया है। ऐसे ही x रेज टू पावर 7 जो था ये बन गया x रेज टू पावर 12, x रेज टू पावर 3 जो था ये बन गया x रेज टू पावर 8। ऐसे ही मेरा डिवाइडर यहाँ आ सकता है, दिस इज x रेज टू पावर 5, 4, x रेज टू पावर 2 और ये 1 है। तो ये मेरे पास जो जनरेटर या डिवाइडर पैटर्न आ गया, उसी फॉर्म में वैसे ही XOR परफॉर्म करती हुई कंप्यूटेशन हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा वही रिमाइंडर है 0, 1, 1, 1, 0, उसको हम पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बाज़ जगहों पे आपको यही CRC पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भी नजर आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड है, अगर मैं ईथरनेट CRC गूगल करता हूँ तो मुझे वो जनरेटर बता देगा किस जनरेटर से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का हिस्सा है। तमाम ईथरनेट डिवाइसेस जो उसके साथ कंप्लाइंट है कि वो किस जनरेटर को यूज़ कर रहा है। जनरेटर डिफाइन करने में भी हम कोशिश करते हैं, हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिस्टिक स्टडीज और थोड़ी सी यूजुअली डेटा के ट्रांसमिशन के पैटर्न देख के ऐसा जनरेटर यूज़ करें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, पैकेट चेंजेस उससे डिविजिबल ना हो। एनी क्वेश्चन सो फार? यस सर। जी प्लीज। सर लाजमी तो नहीं है कि हम जो आर सिलेक्ट कर रहे हैं सपोज 6 बिट, लाजमी नहीं सारे रिमाइंडर 5 बिट्स हैं, कुछ 6 बिट्स भी तो हो सकते हैं सर। जब भी आप 6 बिट नंबर से डिवाइड करेंगे, देखें अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मैक्सिमम 9 हो सकता है ना। बट सर अगर बाइनरी में देखें तो 10 भी 4 बिट्स यूज करेगा और 9 भी 4 आप बिट्स एक्सऑर कर लेंगे, आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है 0 हो जाएगी ना, आप एक्सऑर करते जाएंगे। अगर वो 6 बिट आया तो आप एक और डिवीजन दे देंगे। ओके सर, सही है। एनी अदर क्वेश्चंस? We move to our next topic, that is about multiple access MAC protocols. पहले हम थोड़ी सी ना इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आपने जब भी अपनी TCP/IP स्टैक में लिंक लेयर का ब्रैकेट ओपन फॉर्म में देखा होगा तो आपने वहां पे बड़ी क्लियर टर्म मीडियम एक्सेस कंट्रोल या MAC लिखी हुई पड़ी होगी। ये MAC क्या है? शायद MAC का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी किसी भी कम्युनिकेशन इंटरफेस के ऊपर, और हमारी कम्युनिकेशन जो है अपर लेयर्स के ऊपर कैसे चल रही होती है। ठीक है, मैक का इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। रैशनल या रीजन डेवलप करते हैं इसकी जरूरत क्यों है, उसके बाद हम कुछ मैक प्रोटोकॉल से गुजरने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि हम एटलीस्ट इस डिस्कशन के बाद अपने ईथरनेट मे बी दिस स्पैन्स टू स्लाइटली लार्जर लेक्चर, तो मे बी हम अपने फ्राइडे के लेक्चर के बाद कंक्लूड कर सकें, लेकिन वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब कि हमारे ईथरनेट और वाईफाई वगैरह जो है ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, जनरली मैं कह सकता हूं मेरे कम्युनिकेशन लिंक्स जो है दो किस्म के हैं, आइदर दे आर पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, ठीक है, और दे आर ब्रॉडकास्ट लिंक्स। पॉइंट टू पॉइंट की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक डायल अप मॉडेम लगाया हुआ है, मैं डायल अप मॉडेम से कनेक्टेड हूं टू द PTCL एक्सचेंज, और अब ये जो मेरा लिंक था मेरी मॉडेम से PTCL तक, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट लिंक लेयर, तो हम हर लिंक के ऊपर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैंने गूगल से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो मेरा जो डेटा है ऑब्वियसली इट हैज टू पास थ्रू मे बी सेवरल लिंक्स, ठीक है ना। तो अब जो पहला लिंक था मुझसे PTCL एक्सचेंज तक जाने वाला, मैंने कहा लेट्स सपोज वो पॉइंट टू पॉइंट है। इसका मतलब ये कि एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है। यहाँ पे टास्क थोड़ा सा ट्रिवियल हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एक ही सेंडर और रिसीवर है तो क्या सेंडर और रिसीवर की ट्रांसमिशन की और रिसेप्शन की लाइंस अलग अलग हैं? अगर हैं तो दे बोथ कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आ जाएगा। अगर सेम नहीं है, वो लाइंस शेयर्ड हैं, only one can transmit at a time, तो अब यहाँ पे they have to take turns,
हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आइदर यू कैन सेंड डेटा एट एनी पॉइंट इन टाइम और यू कैन रिसीव डेटा, यू कैन नॉट डू बोथ। अच्छा, तो यहाँ से मुझे आपको अंदाजा होना शुरू हो गया कि क्यों हम लिंक लेयर्स में सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन आपकी फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दो लोग थे, तो ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करना कि जो भी टर्न ले रहा हो कब किसको टर्न मिलनी चाहिए वो रिलेटिवली ट्रिवियल या आसान हो जाता है। एनी वन ऑफ द नोड्स टेक अ टर्न, वो डेटा ट्रांसमिट करता है, उसके बाद मे बी वो फ्लैग डाउन कर सकता है, उसके बाद दूसरा सेंडिंग शुरू कर सकता है। शायद थोड़ी सी हमें मजीद इन्हांसमेंट इसके लिए लानी पड़े, लेकिन हम ये कर सकते हैं, एक आसान ट्रिवियल टास्क है। नाउ वी टॉक अबाउट अ ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, ऐसा मीडियम जो शेयर्ड मीडियम है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल हम ह्यूमंस हो सकते हैं। क्लास है और हम सब लोग आपस में बैठे हैं और हम सब ने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि क्रॉस टॉक ना हो। अब ये ब्रॉडकास्ट मीडियम, अगर मैं क्लास में हूँ और मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर कोई भी और बात करेगा तो ये क्रॉस टॉक हो जाएगी। ठीक है, अगर क्रॉस टॉक हो जाएगी तो वी आर ह्यूमंस, वी कैन इवन देन वी कैन परसीव। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, हम विजुअल सिग्नल भी देख रहे होते हैं। ठीक है, हमारा शायद प्रोसेसिंग का इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म भी बेहतर है, हम उसके बावजूद क्रॉस टॉक में से भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करके उसको प्रोसेस कर रहे हो सकते हैं। फॉर मशीन्स दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर दो ट्रांसमीटर्स ने एट द सेम टाइम ट्रांसमिट कर दिया है तो जो रिसीवर था ऑब्वियसली उसके पास रिसीव जो बिट्स थी, नाउ रिसीवर इज कंफ्यूज्ड कि वो 1 था या 0 था, और अगर वहां पे एरर आ जाएगा तो हमने अभी देखा हमारे CRCs और चेक्स एंड जैसे मैकेनिज्म टेस्ट जो है वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, वो पैकेट्स डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम टेक्निकली कोलिजन का नाम देते हैं। ऐसा ही ब्रॉडकास्ट मीडियम हमारा जो ओल्ड फैशन इंटरनेट ईथरनेट होता था वो भी एक इसी की मिसाल थी। माजी में हम एक सिंगल वायर लेते थे एंड वी यूज्ड टू अटैच ऑल द कंप्यूटर्स टू दैट वायर। अब अगर ये मशीन ट्रांसमिट करती थी तो ये तमाम की तमाम मशीन सुन रही होती थी। ठीक है, तो दिस इज वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, इसी के लिए एक टर्म कोलिजन डोमेन की भी आ जाती है कि ये मशीन जब ट्रांसमिट करेगी तो वो कितना रीजन या कितना एरिया है जिसके अंदर अगर कोई भी और मशीन ट्रांसमिट कर देगी तो ये दोनों पैकेट्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड कर जाएंगे इससे मुराद ये है कि दोनों पैकेट्स जाया हो जाएंगे, यूजफुल नहीं रहेंगे, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इन्फर नहीं की जा सकेगी। एक और शेयर्ड मीडियम की एग्जांपल वाईफाई है। वाईफाई की एग्जांपल हम देख भी चुके हैं जब हमने वायरशार्क को यूज किया एज आवर लैब्स और पैकेट्स को स्निफ करना शुरू किया, पैकेट्स को कैप्चर करना शुरू किया, तो वी कुड गेट टू सी कि ये तो ब्रॉडकास्ट मीडियम है। इवन जो मेरी साथ बैठा हुआ मेरा कलीग अपनी कम्युनिकेशंस कर रहा है, आई कैन गेट टू सी द पैकेट्स ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड। अगर वो इनक्रिप्टेड है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रीड दैट डेटा, लेकिन एटलीस्ट मेरा इंटरफेस जो है वो सिग्नल को रीड कर रहा है और सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट जरूर कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ ब्रॉडकास्ट मीडियम। जहां पे ब्रॉडकास्ट मीडियम की स्ट्रेंथ आ रही थी, हमें वायर्स नहीं ऐड करना पड़ रही थी और वायरलेस जा रहे थे, यहीं पे इसकी एक वीकनेस भी आ रही है। ये एक अनगाइडेड मीडियम है, सिग्नल हर तरफ ट्रैवल कर रहा है। अगर सिग्नल हर तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उस रीजन में कोई भी और ट्रांसमिट कर देगा तो मेरा वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था वो कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये टास्क सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वाईफाई जैसे एनवायरनमेंट्स के लिए, जहां पे मुझे यूजर्स का भी नहीं पता है। समटाइम्स आई गेट टू हैव 4 यूजर्स, समटाइम्स ये 40 हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी एक और अगर मैं इसको रिलेट करवाऊँ आपकी एक कॉमन एक्सपीरियंस के साथ, तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि आपका वाईफाई अच्छा नहीं चल रहा होता कॉलेज में और ईथरनेट पे बिल्कुल ठीक आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। यू आर कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क, उसकी सेम कोर है, सेम लाइन से आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, ईथरनेट है या वाईफाई है, लेकिन वाईफाई पे आपको कम्युनिकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो गए हैं। जी, मैं शायद मेरा इंटरनेट का इशू आ गया था, मुझे सुन पा जी, मुझे भी बैड नेटवर्क क्वालिटी का मैसेज आ रहा है समहाउ। मैं अपनी स्लाइड्स को अब यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट जो डिस्कशन का हिस्सा था वो हम कंक्लूड कर चुके हैं। अभी मैं ठीक से ऑडिबल हूँ? यस सर। मैं वीडियो स्ट्रीम के बगैर जाता हूँ बिकॉज हम वो डिस्कशन अपनी कंक्लूड कर चुके हैं। जस्ट मैं कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड करना चाह रहा हूँ। वाईफाई है, यहाँ हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, हम सब लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं।
लेट्स से देयर आर 40 यूजर्स और मैं कुछ ट्रांसमिट करने जाता हूं, उसी टाइम पे कोई यूजर एक्स भी ट्रांसमिट कर देता है, तो उसका एक छोटा इम्पैक्ट तो ये था कि इन दोनों के पैकेट्स कोलाइड कर गया, पैकेट्स वेस्ट हो गया। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी है, पैकेट तो हम दोनों के वेस्ट हो गए, लेकिन जो डेटा हम ट्रांसमिट करने के लिए गए थे वो हम दोनों नहीं ट्रांसमिट कर सकेंगे। हम दोनों वही डेटा ट्रांसमिट करने के लिए दोबारा जाएंगे, ठीक है। इसी टाइम में जो हमारी कोलिजन की वजह से वेस्ट हुआ है, किसी और यूजर वाई के पास भी डेटा आ चुका है ट्रांसमिट करने के लिए, उसने भी ट्रांसमिट करना है। अब प्रोबेबिलिटी मजीद ज्यादा होगी कोलिजन आने की, और अगर ये दूसरा कोलिजन आ गया तो मजीद टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इस टाइम पे मजीद यूजर आ चुके होंगे। तो कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो लोग जिन्होंने डेटा ट्रांसमिट करना था वो अभी भी डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, कंटेंट करना, ठीक है। तो दो नोड्स आर स्टिल कंटेंडिंग फॉर द नेटवर्क, स्टिल कंटेंट फॉर द चैनल, ताकि उन्हें चैनल मिले और वो अपना डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर सकें। तो जैसे जैसे आपके नोड्स कंटेंट करने वाले बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली किसी भी नेटवर्क में अगर इफ देयर आर 40 यूजर्स तो सबके सब एक ही टाइम पे डेटा भेज नहीं रहे होते। यूजुअली डेटा तब भी जाएगा अगर कोई नेटवर्क की कोई एक्टिविटी जनरेट थी। जब मैंने आपसे सॉकेट बनाते हुए भी कहा था कि जब आपकी सॉकेट सेंड सक्सेसफुल हो जाती है तो दैट मींस कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने पैकेट आपसे ले लिया है, स्केड्यूल कर दिया है फॉर ट्रांसमिशन। दैट डज नॉट मीन कि पैकेट मिल गया है डेस्टिनेशन को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में सबसे बड़ा डिले जो आना है वो डेटा ट्रांसमिशन की इस मैक प्रोटोकॉल की वजह से आना है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे मैक प्रोटोकॉल की डिटेल्स के अंदर कि एट टाइम्स फॉर लार्जर नेटवर्क्स और रैंडम टाइप जो पैक्स होती हैं वो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में वेस्टेज भी ऐड कर रही है, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप सब लोग क्लास में बैठे हैं, यू कैन नॉट यूज विजुअल एड्स, वो एक दूसरा चैनल बन जाएगा। जस्ट आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं क्लास में, आप में से हर के पास कोई एक मैसेज है एंड यू वांट टू ट्रांसमिट दैट मैसेज टू अदर्स बगैर एक दूसरे को देखे, और आपने करना इस तरह से है कि आप लोगों में क्रॉस टॉक ना हो। एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है आपके मैक प्रोटोकॉल की, ठीक है। हम क्योंकि विजुअल एड भी ले रहे होते हैं, वो एक और मीडियम है जहां से आपको एक और फीडबैक मिल रही होती है इफ समवन एल्स वांट्स टू टॉक, ठीक है। मशीन में वो विजुअल एड तो नहीं है ना, एक सिंगल चैनल है, उसी पे आपने लिसन करना है, उसी पे आपने ट्रांसमिट करना है। तो मैक प्रोटोकॉल्स जो है यहाँ पे दे गो वेरी इंपॉर्टेंट। हर किस्म के कम्युनिकेशन इंटरफेस में कोई ना कोई मैकेनिज्म मैक प्रोटोकॉल का आ रहा होता है, और इनको एफिशिएंट भी बहुत रखना है हमने। इसकी एक और मिसाल मैं आपको अटैच करता हूँ। 4G के जब एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जोंग से आती थी कि वी हैव द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड, हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज का 4G के लिए स्पेक्ट्रम मौजूद है, ठीक है। यू कैन लुक एट द प्राइसेस, उन्होंने कितना एक्सपेंसिव वो स्पेक्ट्रम था। अब जोंग के लिए बिजनेस मॉडल ये है कि उसमें 1 मिलीसेकंड भी वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसको यूज करें। अब यहाँ पे अगर कोलिजन आएंगी तो दे आर एक्चुअली लूजिंग ऑन दैट मनी दे पेड फॉर दैट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। वाईफाई के केस में एक दूसरा केस हो जाता है। यहाँ पे वो ओपन आईएसएम बैंड है, 2.4 गीगा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, वो फ्री है, लेकिन अगेन देयर आर सो मेनी यूजर्स इन दैट प्लेस जो उस मीडियम के ऊपर डेटा सेंड करना चाह रहे हैं। अगर क्लूजन्स आते जाएंगे तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे। ये बहुत बड़ी वजह होती है वाईफाई नेटवर्क में, जैसे ही लोग ज्यादा आते हैं परफॉर्मेंस बैठ जाती है, और जैसे ही लोग कम होते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास मेनली 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे बिकॉज़ आई एम फीलिंग सम इश्यूज विद द नेटवर्क परफॉर्मेंस। एनी क्वेश्चंस और वी कैन लाइक क्लोज आवर लेक्चर।